लालू यादव के परिवार से और कौन उतरेगा चुनावी मैदान में, तेजस्वी यादव ने इसकी हिंट दी है। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही कुशवाहा और धानुक समाज पर कैसे लालू यादव डोरे डाल रहे हैं, इस पर मैंने चर्चा की थी, आज और विस्तार से बात करेंगे। और विधानसभा चुनाव से पहले जाहिर सी बात है जो रणनीति बना रहे हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपने जी। लालू परिवार स्ट्रेटजी तो बनी रही है, लगातार चुनाव करीब हैं, मगर जो परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं उस बीच लगातार आप देखिए तेजस्वी यादव का स्टैंड रहता है कि नहीं, हमारे परिवार से बहुत ज़्यादा लोग राजनीति में नहीं हैं, नहीं लड़ रहे हैं। वो और नाम गिराने लगते हैं, चिराग पासवान की बात कर देते हैं, अशोक चौधरी के परिवार की बात कर देते हैं, इस तरीके से डिफेंस करते हैं। मगर इस बीच चर्चा है कि कोई और भी आने वाला है, राजनीति में एंट्री मारने वाला है। देखिए, आपको ये बताएं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एनडीए पर हमला किया है और ये कहा है कि एनडीए का असली मतलब नेशनल दामाद आयोग है, और उसके बाद से ये लड़ाई बहुत तेज हो गई। और ये लड़ाई इस तरीके से तेज हो गई कि जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, इन लोगों ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर हमले करने शुरू कर दिए। वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि बीच में विजय सिन्हा भी कूदे थे और उन्होंने एक टर्म दिया था, टर्मिनोलॉजी। लालू प्रसाद की पार्टी यानी आरजेडी को उन्होंने ससुराल पार्टी बताया था। ससुराल का मतलब उन्होंने समझाया भी था, वो ये समझाया था कि स से साधु, सू से सुभाष, रौ से रबड़ी और लौ से लालू। तो मतलब सुभाष, साधु, राबड़ी एंड लालू की पार्टी है आरजेडी। बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव नजदीक है और उससे पहले आप इस तरह का बात, तंज, व्यंग काफी चरम पर देखेंगे। एक्चुअली तेजस्वी यादव एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि देखिए, इस तरह का जो आरोप लगा रहे हैं वो तो खुद घिरे हुए हैं और हमारे परिवार से अब कौन चुनावी मैदान में आएगा, अभी तो कोई नहीं आने वाला है। दरअसल आप देख ले, तेज प्रताप हसनपुर से जीते हैं और तेज प्रताप को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है और परिवार से भी निकाल दिया है। तो तेज प्रताप यादव आरजेडी से लड़ने वाले तो है नहीं। जहां तक सवाल है रोहिणी आचार्य का, 2024 में वो चुनाव लड़ी, राजीव प्रताप रूडी से चुनाव लड़ी, उसमें काफी हिंसा भी हुई। रोहिणी जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय दिखाई पड़ रही थी और उनको लेकर के ये कहा जाने लगा कि वो एक आदर्श बेटी हैं। आदर्श बेटी उनको इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी प्रदान किया। लालू प्रसाद जिंदा है तो उनमें कहा जाता है उसमें रोहिणी का बहुत बड़ी भूमिका है। रोहिणी एक्स पर बहुत एक्टिव रहती हैं, ट्विटर पे अपने विचार प्रकट करती हैं, सिंगापुर में उनका परिवार रहता है। और रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा अंदर खाने जरूर है कि क्या वो लोकसभा चुनाव में हारने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, इस तरह की चर्चा है। पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई आप देख लीजिए, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे वोट ज्यादा हैं, हमारे विधायक ज्यादा हैं और उस प्रोपोर्शन में हमारे परिवार के कितने लोग हैं। तो वो बताना चाहते हैं, देखिए हम हैं, मेरा भाई है, कहने का मतलब वही था उनका। रोहिणी उतरी और मीसा भारती लोकसभा चुनाव जीत करके गई, तो उनका कहना था कि 4 लोग ही तो राजनीति में, पर 4 लोग राजनीति में हैं, पिता का नाम भी आता है। पिता तो सर्वे सर्वा हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। वो भले ही चुनाव न लड़ सकें, लेकिन अभी भी आरजेडी उन्हीं के नाम पर चलती है। लोग उन्हीं को अपना आदर्श मानकर वोट देते हैं जो उनके समर्थक हैं। लालू प्रसाद यादव राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं और बिहार में उनका जादू अभी भी कायम है, इसलिए इस बात को कौन इनकार कर सकता है। जहां तक राबड़ी देवी का सवाल है, तो वो भी तो एमएलसी हैं और एमएलसी हैं, वो विधान परिषद जाती हैं, कई बार बोलते सुनी जाती हैं, सरकार का विरोध जबरदस्त तरीके से करती हैं। तो राबड़ी देवी भी तो हैं ही, और कुछ बहनोई हैं। तो जो बहनोई हैं, एक दिवंगत नेता मुलायम सिंह के पोते हैं, तो वो समाजवादी पार्टी से राजनीति करते हैं और वो राजनीति करते हैं तो अपने दादा के छत्र छाया में करते हैं, उनके नाम के तले करते हैं। तो ऐसे में उनका नाम भी आता है। और जहां तक सवाल है हरियाणा का, क्योंकि एक बहनोई वहां पर भी हैं, तो वो भी उनका पुराना कांग्रेस से नाता रहा है, उनके पिता भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे। तो इस तरीके से परिवारवाद पर देखिए,
परिवारवाद पर सीधे तौर पर अगर आप देखें तो अब कोई भी पार्टी बोलने की स्थिति में ये रह बात नहीं तो एकदम गई ठीक है। हाँ, ये बात और है कि कुछ पार्टी में कोर लोग ही पूरे परिवार के लोग, हाँ ये अलग और कुछ पार्टी में दूर दूर से परिवार के लोग हैं। इसलिए अब ये डिफरेंशिएट करना कौन परिवारवादी है और कौन नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। अगर ये मुद्दा होता तो आखिरकार रामविलास पासवान जो दिवंगत हो गए, उनके बेटा को उनकी पार्टी की विरासत क्यों मिल गई? जरा ये बात समझिए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन चुनाव क्यों जीतते हैं, जरा इस बात को भी समझिए। और जीतन राम मांझी की बहू भी चुनाव जीत करके आ गई है, इस बात को भी समझिए। उनकी समधन भी राजनीति में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उस बात को भी आप समझिए। लालू प्रसाद के कई दामाद राजनीति में आना चाहते हैं, इसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा है। कई बेटियां आना चाहती हैं, उसकी भी चर्चा बहुत ज्यादा है। तो क्षेत्रीय दल खास तौर पर परिवारवादी है, एक ही परिवार के लोग इस तरीके से पार्टी पर हावी रहते हैं और जनता का उन्हें समर्थन मिलता है। तो जनता का जिसको समर्थन मिले अल्टीमेटली वही तो हीरो कहलाता है। इसलिए परिवारवादी का जो ठप्पा है, और इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कोशिश जरूर किया था, परिवारवाद भ्रष्टाचार, पर यह कोशिश झारखंड में फेल हो गई। झारखंड में आप देखिए जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, और देख लीजिए किस तरीके से परिवार में सत्ता को लेकर के लड़ाई भी हुई, लेकिन क्या फर्क पड़ा, हेमंत सोरेन जीत करके आए। उसी तरीके से परिवारवाद से कैसे किनारा कर लेगी बीजेपी, जब चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से जीतते हैं। और ये देख लीजिए अरुण भारती के एक और बहनोई आयोग के सदस्य बनते हैं, बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं। अशोक चौधरी के दामाद को भी पुरस्कृत किया जाता है। अशोक चौधरी की बेटी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ती है। तो आखिरकार कितनों का नाम लिया जाए, और खुद सम्राट चौधरी किनके बेटे हैं? बीजेपी में भी अगर वही जो आप एक बात बोल रहे हैं कि जनता भी एक्सेप्ट कर चुकी है। हाँ, जनता एक्सेप्ट कर चुकी है। मुझे लगता है जनता के बीच ये मुद्दा रहता है। नहीं, जनता के बीच में ये कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं रहता है। ये बात आप जान लीजिए। अगर आपके पिता दादा के किए हुए कार्य अच्छे हैं, लोगों ने पसंद किया है, तो जनता बड़े ही सहजता के साथ और बड़े ही तत्परता के साथ आगे बढ़ता का बेटा नेता बनेगा, अब लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसको मान गए कि कोई बड़ी बात नहीं है। अरे और एट द एंड तो चुनाव तो जीतना ही पड़ेगा आपको। देखिए, लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो अभी तक राहुल गांधी कांग्रेस के इतने बड़े नेता कैसे बने हुए, इस बात को समझना जरूरी है ना। और क्या कांग्रेस बिना गांधी परिवार का सर्वाइव कर सकती है? और कोई एक भी ऐसी पार्टी नहीं जिसने हाई मोरल स्टैंड लिया हो कि भाई हमारी पार्टी में, आप देख लीजिए कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं, संभव नहीं। सभी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी में मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में कई सारे ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जो ये क्रॉस चेक करती हैं और इससे दूर रहने का प्रयास करती हैं, पर प्रयास करते हैं, पर सफल कहाँ होते हैं। फिर भी बहुत हद तक ऐसा होता है। बीजेपी में तो ये नहीं है ना कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री, वो नहीं है, इस तरह की बात तो नहीं है ना। मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की भी बात नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। पर अब बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि किसी बड़े नेता का बेटा विधायक नहीं होगा। अगर वो मेहनत कर रहा है, वो लोगों के बीच में है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो विधायक बन रहा है। वो शुरुआत से अपनी राजनीति कर रहा है। तो एकदम कह देना कि परिवारवाद से बीजेपी भी दूर है, ऐसा नहीं है। पार्टी के भीतर इसका प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इसके खिलाफ मुखर हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या करेंगे जब पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं आ रहा है? आपको अगर समर्थन चंद्रबाबू नायडू से लेना है, तो क्या आप चंद्रबाबू नायडू को परिवारवादी होने से रोक पाएंगे क्या? अगर आपको समर्थन वैसे दलों से लेना है, मान लीजिए कल को सुखबीर सिंह बादल से समर्थन लेना पड़ा, बहुत दिन तक शिरोमणि अकाली दल एनडीए में था ही ना। अगर शिरोमणि अकाली दल था तो प्रकाश सिंह बादल थे और सुखबीर सिंह बादल थे। फिर प्रकाश सिंह बादल की बहू आपको दिखाई पड़ती हैं कि किस तरीके से संसद में दिल्ली में बोलते हुए नजर आती हैं। सवाल यह है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो परिवारवाद से बाहर निकल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी के देख लीजिए भतीजे अभिषेक बनर्जी उनकी कुर्सी लेने को सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। आप देख लीजिए बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे अब बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं शिवसेना उद्धव में। तो परिवारवादी पार्टियों से दूरी बना करके चलना
एक नेशनल पार्टी के लिए संभव नहीं है। अगर कोलिशन एरा होगा, बिहार में देख लीजिए चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी मैं वही हैं। तो कह रहा हूं कि अगर बीजेपी बोलेगी तो बीजेपी से सवाल कर दिया ना, यही तेजस्वी यादव ने पलट के कह तो दिया कि एनडीए नेशनल दामाद आयोग है, जी कह तो दिया तेजस्वी यादव ने। सोचिए परिवारवाद के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पलटवार कर रहे हैं, मतलब सोचिए एनडीए में ऐसा क्या हो गया। ये इंटरेस्टिंग है, परिवारवाद के नाम पे उनको चुप किया जाता था, लेकिन जिस तरीके से अशोक चौधरी ने किया, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने किया, जिस तरीके से चिराग पासवान ने किया, अब तेजस्वी यादव पलटवार। मुझे लगता है उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि डिफेंसिव नहीं रहना है, अब इस पे एग्रेसिव रहना नहीं, है। देखिए, कि हमारे परिवारवाद की कोई बात करेगा तो हम सामने का परिवारवाद साहब एग्रेसिव आप तब होंगे ना, एग्रेसिव आंख बंद करके बैट घुमाने से तो एक बार बॉल लग जाएगा, पर आप दूसरी बार घुमाएंगे तो बोल्ड ही होंगे। एग्रेसिव इसलिए हो गए क्योंकि उनको दिख गया कि अरे भाई कैसे मुझे परिवारवादी कहते हो, तुम कैसे परिवारवादी से परे हो, तुम ये बता दो अशोक चौधरी की बेटी और दामाद हैं या नहीं है, वो कैसे परिवारवाद से परे हैं। आप देख लीजिए जीतन राम मांझी की बहू, बेटा और ये सब लोग इन्वॉल्व है, समधन चिराग पासवान के बहनोई, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं। पूरा रामविलास पासवान दिवंगत नेता का पूरा परिवार पॉलिटिक्स में था और उनकी मदद से एनडीए की सरकार चल रही है ना, इसलिए सीधा परिवारवाद पर बहुत ज्यादा ज्ञान बांटना मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए बहुत आसान। जो हम बात करें नया सदस्य कौन है, क्या लालू परिवार से कौन उतरेगा? देखिए, नए सदस्य के तौर पर कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकते, विधानसभा का, क्योंकि लोकसभा चुनाव वो हार गई। पर तेजस्वी यादव जो इशारा कर रहे हैं उसका मतलब तो ये है कि शायद रोहिणी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, तेजस्वी यादव जो पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, वैसे मेरे पास ये जानकारी है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने जा रही हैं। मैंने उन पार्टी के नेताओं से ही पूछा था, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत संभावना है, और कहा तो यहां तक जा रहा था कि हो सकता है वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़े। अच्छा, तो बड़ी बात यह है कि हाजीपुर से अगर रोहिणी उतरती है मैदान में, जिसकी चर्चा पहले हुई थी, तो क्या रोहिणी आचार्य लड़ना चाहेंगी, तो क्या तेजस्वी यादव लड़ने नहीं देंगे? ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि रोहिणी आचार्य का परिवार में भी बहुत क्रेज है, और वजह यह है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी प्रदान किया है, और इसी लोकप्रियता की वजह से वो सारण में चुनाव लड़ने उतरी और उन्होंने जोरदार टक्कर राजीव प्रताप करीबी अंतर से 10-11 हजार, हाँ 12,000 के वोट के आसपास से वो हारी हैं। तो ये समझ लीजिए इतनी जबरदस्त टक्कर, इतनी लड़ाई, और सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिक्स में आने का उनका मन तो है ना, तभी तो उन्होंने लोकसभा चुनाव वो लड़ी है। अब लोकसभा नहीं पहुंच पाई मीसा भारती की तरह, तो वो विधानसभा पहुंचना चाहेंगी। मां विधान परिषद की सदस्य रहेंगी, बेटी विधानसभा पहुंचेंगी अगर जीत जाती हैं तो, और भाई को ज्यादा मैंडेट मिला, मतलब आरजेडी और उसके एलाइज की संख्या ज्यादा रही, तो तेजस्वी सीएम भी बनेंगे, इसकी संभावना पूरी। जी बिल्कुल। तो ये तो हो गई चुनाव में कौन लड़ेगा परिवार से, कौन नहीं लड़ेगा। अब चुनाव की स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। कुशवाहा समाज पर टारगेट था लोकसभा चुनाव में लालू यादव परिवार और उनकी पार्टी का, वो साफ तौर पर नजर भी आया, उसका कहीं ना कहीं उनको लाभ भी मिला, और अब धानुक समाज की तरफ बढ़ लिए हैं। जब से मंगीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो एक स्ट्रेटजी ये भी चल रही है कि कैसे एमवाई से आगे बढ़ा जाए और नए समाज को अपनी तरफ खींचा जाए, आकर्षित किया जाए। पर इससे मुझे लगता है कि जो ईबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने में जिनका बड़ा योगदान कहा जाता है, नीतीश कुमार, और जो इस वोट बैंक पे अपना अधिकार मानते हैं, और उसके लिए ही मुझे लगता है गठबंधन में और तमाम कई बार सीटें कम रहने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। तो ऐसे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी और उनका जो स्टेक है वो खतरे पे नहीं आएगा, और कितना ये कामयाब हो सकते हैं लालू यादव, उनका परिवार, पार्टी? देखिए, आपको एक बात बताएं, दरअसल लालू प्रसाद यादव बहुत ही अनुभवी और चालाक राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। बिल्कुल। चालाक से मेरा मतलब ये है कि किसी भी समय को परखना, समझ लेना, जातीय समीकरण बनाना और कैसे नए नए प्रयोग करना, इसकी सूझबूझ उनकी बहुत ज्यादा है। और वो खुद इतना बिहार का दौरा किए हुए हैं, हर गली चौबारे से परिचित हैं, वो इसलिए इस बात को भली भांति समझते हैं। ये बात और है कि नीतीश कुमार ने जब से लालू प्रसाद का विरोध किया, और विरोध करने के बाद जो बातें हुई, और उसके बाद एक ऐसा समीकरण बना जो लालू प्रसाद के
मन माफिक नहीं हुआ, वो उनके लिए फेवरेबल नहीं हुआ और इसलिए लालू प्रसाद चुनाव जीत नहीं पाते। लेकिन अब लालू प्रसाद को यह समझ में आ गया है कि नीतीश अपने चुनाव के अंतिम पड़ाव में है, अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव में है और नीतीश का आधार वोट बैंक क्या है? कोयरी और कुर्मी। कुर्मी में भी जो धानुक समाज है वो इसी सब का उपजाति माना जाता है, इस बात को आप जान लीजिए। तो मंडल उन्हीं को कहते हैं और जहां तक मंगनी लाल मंडल का सवाल है तो वो पुराने नेता रहे हैं। आपको हम बता सकते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर के साथ घुमा करते थे जी। कर्पूरी ठाकुर से उन्होंने राजनीतिक ज्ञान लिया है। तो मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना करके एक तरीके से आरजेडी ने धानुक समाज को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। दूसरा जो आप इतना नाम देख रहे हैं ये सारे कुशवाहा है। राजीव रंजन कोयरी पत्रकार रहे हैं, बीएसपी से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनका जो माइंडसेट, क्योंकि मैं इनसे कई बार मिला हूं, इनका जो विचार है वो ये बताता है कि किस तरीके से लालू प्रसाद की राजनीति से ये प्रभावित है और साथ ही साथ इनका एक पैर दिल्ली में रहता है, एक पैर पटना में रहता है। तो इनका एक मॉडर्न आउटलुक भी है, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरीके से हम जातिवाद के चंगुल में इस कदर ना फंसे कि डेवलपमेंट रुक जाए, उससे बहुत दूर रहना चाहते हैं राजीव रंजन। ठीक है, पॉलिटिक्स करते हैं तो भाई अपने समाज का वोट तो लेना चाहेंगे ही, आधार वोट बैंक बनाना चाहेंगे, पर राजीव रंजन की सूझबूझ बहुत अच्छी है। वो 90 के दशक वाली जातिवादी सोच नहीं है। जेएनयू से पढ़ा भी है इन्होंने, जो मेरे पास जानकारी है। बाकी मैं अगर राघवेंद्र सिंह कुशवाहा की बात करूं तो राघवेंद्र सिंह कुशवाहा भी राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, पप्पू यादव के साथ रहे हैं और आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने राजनीति की होगी। तो राघवेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी पूर्व प्रदेश जन अधिकार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनका भी राजनीतिक अनुभव है। अब आ जाइए विजय कुमार सिंह और डॉक्टर रेणु कुशवाहा। विजय कुमार सिंह मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अब समझिए ये भी कुशवाहा हैं। तो ऐसे में फिर से ये एक और कुशवाहा नेता और डॉक्टर रेणु कुशवाहा जो पूर्व सांसद भी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। तो ये सब लोग राजद कार्यालय में फिलहाल अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन लोगों की ज्वाइनिंग चल रही होगी या कुछ समय में होने वाली है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने कुशवाहा समाज के नेताओं को जोड़ने का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जोड़ने का मतलब बहुत सीधा है कि ओबीसी पॉलिटिक्स को धार देना। कुशवाहा जिसकी संख्या कुर्मी से ज्यादा है, तो कुर्मी में भी धानुक समाज को अगर जोड़ लिया तो सीधा सीधा नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक पर चोट पहुंचा। और ये लालू प्रसाद ने लोकसभा चुनाव के समय से ही शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा औरंगाबाद में अभय कुशवाहा ने किस तरीके से सुशील सिंह को हराया। औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और वहां से सुशील सिंह की हार एक बड़ी हार है बीजेपी। तो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। और अभय सिंह कुशवाहा ने 4-5 लोकसभा क्षेत्र में इस तरीके से डायमेंशन बदल दिया कि आप हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अभय कुशवाहा की पॉलिटिक्स ने काराकाट में प्रभाव डाला और उस वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार थे। आरा में जो बड़े चर्चित आरके सिंह होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी चुनाव हार गए। कहा यह गया कि उन्होंने डेवलपमेंट का बहुत काम किया, लेकिन निजी तौर पर वो कार्यकर्ताओं से जुड़ नहीं पाए, इसलिए उनकी हार हो गई। और बक्सर में भी आपने देखा कि खुद वहां से जिस तरीके से सुधाकर सिंह चुनाव जीते, तो आप देख लीजिए कि कैसे इन शाहाबाद के इलाके में एक कुशवाहा को टिकट देना, कुशवाहा राजपूत के बीच में कंफ्यूजन पैदा होना और एनडीए के वोट में बंटवारा हो जाना। और लालू प्रसाद जिस तरीके से सफल हुए, वही नहीं सफल हुए, इसका असर मुंगेर में भी दिखाई पड़ा। यकीन मानिए राजीव रंजन सिंह चुनाव जीते, लेकिन राजीव रंजन सिंह को कड़ी टक्कर दी किसने? तो अशोक महतो, जो कि बाहुबली कहे जाते हैं। वो अपराध में उनका नाम बोलता रहा, एक समय कई मर्डर और हत्या में उनका नाम रहा, जेल काट करके आए। उनकी पत्नी चुनावी मैदान में खड़ी थी और एक दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के विरोध में खड़ी। और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को
जोरदार टक्कर उन्होंने दिया। तो ये लालू प्रसाद की का जो डायनेमिक्स है और जो उनका पॉलिटिक्स को समझने का नजरिया है वो लाजवाब होता है, और वो अपने विरोधियों को नाको चने चबा देता है। ये बात और है कि बीजेपी जब नीतीश कुमार से सांठगांठ करती है और नीतीश कुमार का वोट बैंक जब बीजेपी के वोट बैंक से जुड़ जाता है तो फिर एनडीए जीत जाती है। यही नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ चले जाते हैं तो वो इनविंसिबल बन जाते हैं। 2015 में हमने देखा। अब चूंकि नीतीश कुमार बार बार इधर उधर कर रहे हैं तो लालू प्रसाद को ये लगा कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, वोटर फटीग भी है। नीतीश कुमार के बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार है नहीं, तो अपने बेटे को आगे कर दिया लालू प्रसाद ने, और उनके आधार वोट बैंक को, उनके समर्थकों को बड़ी संख्या में अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इसलिए नेताओं को ला रहे हैं, और आज का दिन आप देख लीजिए कुशवाहा समाज के कई नेता इधर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी एक सवाल है कि स्ट्रेटजी है, प्रयास है आरजेडी की तरफ से, लालू यादव, तेजस्वी यादव की तरफ से, कितना कामयाब होते हैं इसका सही जवाब तो आप यानी जनता देगी जब चुनाव आएंगे और चुनाव के बाद उसके नतीजे आएंगे। मगर चुनाव तक ये स्ट्रेटजीज चलती रहेंगी, हमारी नज़र भी इन पर बनी रहेगी। आपका क्या सोचना है? जो परिवारवाद का विषय हम बात कर रहे थे, तो बिहार की जनता से खास तौर पर हमारा ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि भाई आप आज की तारीख में क्या सोचते हैं परिवारवाद के बारे में? क्या इससे वोट पर इफेक्ट पड़ता है? जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।